वैसे सोचिए 1947 में जब मजहब के आधार पर अखंड भारत का बंटवारा हुआ, तब पाकिस्तान के निर्माण का आधार बना धर्म और भारत के निर्माण का आधार बना लोकतंत्र। इस लोकतंत्र में वोटर को सर्वोच्च माना गया है। मतलब इस सर्वोच्चता का स्तर यह है कि जनता को जनार्दन कहा जाने लगा। जनता जनार्दन यानी कि भगवान। लोकतंत्र की इसी सर्वोच्चता की वजह से आज 75 साल बाद भारत और पाकिस्तान की स्थिति में ना जमीन आसमान का अंतर है। आप जानते हैं 14-15 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर दो नए देश उभरे, 14 और 15। एक तारीख पर दो नए वतन बने, लेकिन लोकतंत्र की वजह से एक का उदय हुआ और दूसरे का पतन। 75 साल बाद एक वतन भुखमरी और आटे के लिए लड़ रहा है और दूसरा वतन दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वैसे भारतीय लोकतंत्र में वोटर की सर्वोच्चता का स्तर यह है, वोटर को मतलब बीजेपी को वोट देने वाले राक्षस या बीजेपी को सपोर्ट करने वाले राक्षस संविधान जानते हैं। मतलब भारतीय लोकतंत्र में वोटर की सर्वोच्चता का स्तर यह कि संविधान के प्रियम्बल की शुरुआत में लिखा गया है वी द पीपल, यानी कि हम भारत के लोग, यानी कि संविधान की शुरुआत में यह बताया गया है कि भारत में वोटर सर्वोच्च है, वोटर संप्रभु है और भारत के लोग ही संविधान का आधार है। और वोटर चाहे जिस भी पार्टी का समर्थन करे, चाहे जिसे चुने, ये उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। सोचिए अभी 19 में हारे हैं तो वोटर राक्षस हो गया, 24 में अगर हार गए तो वोटर को क्या कहें? 19 में हारे, 14 में 19 में हारे तो वोटर राक्षस है, बीजेपी को वोट देने वाला। 24 हार गए तो सोचिए वोटर को क्या कहेंगे? वोटर के इसी लोकतांत्रिक अधिकार की वजह से कांग्रेस 1947 से लेकर 2014 तक लंबे वक्त तक सरकार में रही, करीबन 70 साल। और वोटर के इसी लोकतांत्रिक अधिकार की वजह से कांग्रेस आज भी हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक जैसे राज्यों में सत्ता में है। चुनाव हार गए तो ईवीएम को गाली, अब वोटर को भी गाली। ये हैरान कर देने वाला है। सवाल यह कि वोटर्स को राक्षस कहना यह भारतीय लोकतंत्र को गाली देना नहीं है। जब संविधान ने मतदाताओं को यह आजादी दी है कि वो अपनी मर्जी से चाहे जिस पार्टी चाहे नेता, जिस नेता को वोट करें, तो वोटर्स को राक्षस बताना क्या लोकतंत्र में बंटवारे की एक और कोशिश क्या नहीं है? बिगड़ा है और देश के अंदर जो भेदभाव का माहौल हुआ है, एक डर और खौफ का माहौल बना है, ये बहुत ही चिंताजनक है। और इसी को देखकर कोई भी आदमी ये कह सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवृत्ति है वो राक्षस से मिलती जुलती है। राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलना, ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है। निश्चित रूप से इसका हम संज्ञान लेंगे। देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, जब ये बयान आया हमको लगा असंभव है रणदीप सुरजेवाला इस तरह के शब्दों का चयन करें। हमको लगा शायद गलत संदर्भ में बयान को पेश किया गया होगा, लेकिन हमने पूरा बयान सुना और आपको सुनाया। वो ठीक है, कहना चाह रहे हैं और उन्होंने कहा है। अब इसके पीछे कुछ सोच हो सकती है, ये कांग्रेस पार्टी बेहतर बता सकते हैं, लेकिन बीजेपी को वोट और सपोर्ट करने वाले राक्षस। वैसे आज जिस तरह से ना कांग्रेस ने भारत के वोटर्स का बंटवारा किया और कांग्रेस बचाव भी करी, ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस ने बोल दिया कि हाँ गलत बोल दिया, हम इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते, ये अपने आप को अलग किया हो, ऐसा नहीं है, जस्टिफिकेशन चल रहा है। लेकिन आज जिस तरह वोटर्स का बंटवारा हुआ है, उसी तरह आजादी से पहले भारत का हिंदू और मुसलमान में बंटवारा किया गया था, तब धर्म की दीवार थी। आज जिस तरह बीजेपी के वोटर्स को राक्षस बताकर देश के 26 करोड़ वोटर्स को अलग थलग करने की कोशिश हुई है ना, ठीक इसी तरह आजादी से पहले करीब 42 करोड़ भारतीयों के मन में यह जहर बोया गया था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं। तब टुकड़े टुकड़े वाले भाव उस वक्त भी थे जब देश को तोड़ा गया, इसलिए मुसलमानों के लिए एक अलग देश होना चाहिए। जहर बोया गया, बांटो और राज करो की पॉलिसी अंग्रेजों की थी, लेकिन इसका फायदा मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेताओं ने उठाया। जिन्ना 1913 तक जानते हैं कांग्रेस के नेता था, कांग्रेस का चेहरा, लेकिन अलग पाकिस्तान की मांग पर जिन्ना ने 1920 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और 47 में भारत के 2 टुकड़े कराए। लेकिन सोचिए जिस दिन भारत का विभाजन हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन हुआ, लाखों लोगों को अपना घर, अपनी संपत्ति छोड़कर इधर उधर भागना पड़ा। सबसे बड़ा दंगा, सबसे बड़ा नरसंहार, विभाजन विभीषिका दिवस, लाखों लोग मारे गए, लाखों महिलाओं की दुर्गति हुई, शवों से भरी ट्रेन पाकिस्तान से आई, पाकिस्तान में हिंदू सिखों की मास किलिंग हुई। उस दिन को भारत ने करीब 75 साल तक भुलाए रखा। इस तथ्य को बहुत ध्यान से सुनिएगा, 75 साल तक भारत में यह पढ़ाया सिखाया गया कि भाई 14 अगस्त तो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है। नहीं, बहुत ही पाक दिन है आज, तो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है।
यही पढ़ाया लिखाया गया ना। ऐसा बताकर भारत में 75 साल तक विभाजन की सोच को लेजिटिमाइज किया गया, यानी कि विभाजन वाली सोच को कानूनी और सामाजिक मान्यता दी जाती रही। लेजिटिमाइज। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस नहीं, आज विभाजन विभीषिका दिवस है। लाखों लोगों के नरसंहार के ऊपर बना यह मुल्क पाकिस्तान। 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस बताकर उस नरसंहार को मान्यता दी जाती है जो अखंड भारत के बंटवारे के वक्त हुआ था। 14 अगस्त को पाकिस्तान को स्वतंत्रता नहीं मिली, बल्कि भारत के सांस्कृतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक अखंड हिंदुस्तान की संस्कृति की हत्या हुई थी। लेकिन 2 साल पहले यानी कि 14 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि भारत यह मानने को तैयार नहीं है। कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 14 अगस्त पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है, क्योंकि 14 अगस्त वो दिन है जब नफरत और हिंसा की वजह से लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा। इसलिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के तौर पर याद किया जाना चाहिए। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हम आजादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छल नहीं करता है। ये पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक थी। आजादी के बाद इन लोगों को बहुत ही जल्द भुला दिया गया। कल ही भारत ने एक भावुक निर्णय लिया है। अब से हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। जो लोग विभाजन के समय अमानवीय हालात से गुजरे, जिन्होंने अत्याचार सहे, जिन्हें सम्मान के साथ अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ, उन लोगों